Hello students, welcome back to my channel. So students, carbon and its compounds we have completed. Carbon and its compound हमने complete कर दिया है. अगर कोई डिफिकल्टी आपको कहीं पे होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैम से कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, then you are free to ask me. I am there to help you. So today we are going to start a new chapter, that is metals and non-metals. तो आज हम एक नया chapter start कर रहे हैं, that is metals and non-metals. हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, हमारे पीरियोडिक टेबल में वी हैव टोटल 118 एलिमेंट्स. इन आवर पीरियोडिक टेबल वी हैव टोटल 118 एलिमेंट्स. क्लियर? टोटल 118 एलिमेंट्स है एंड आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स, इन 118 एलिमेंट्स में से 92 हमारे क्या है? मेटल्स. 92 हमारे मेटल्स हैं, 20 हमारे नॉन मेटल्स हैं एंड 6 हमारे क्या है? मेटलॉइड्स हैं. ठीक है, टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 118 एलिमेंट्स है, नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक एलिमेंट्स. ठीक है, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों एलिमेंट मींस नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स दोनों मिला के टोटल हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 हमारे मेटल्स हैं, 20 हमारे नॉन मेटल्स हैं और 6 हमारे मेटलॉइड्स हैं. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, विच शोज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की शो करेंगे. तो today in this video we are going to talk about the physical properties of the metals and non-metals. यानी physically वो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है. जैसे अगर हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम कहेंगे हमारे आईज कैसी है, नोज कैसा है, हमारा वेट क्या है, हमारा हाइट क्या है, हमारे हेयर का मतलब जो भी फिजिकली अपीयर हो रहा है, दैट इज अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो today we are going to talk about the physical properties of the metal and non-metal. So first we will start with the physical properties of metals. Physical properties of metals. ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ हम स्टार्ट करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट अगर हम कहें फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस. नाउ ये लस्ट्रस कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो लस्ट्रस है, इस लस्ट्रस के कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, जो मेटल्स हैं दे possess shiny surface. They possess shiny surface. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. अगर हम गोल्ड की बात करें, जो ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं, ठीक है, वो शाइन करते हैं एंड गोल्ड इज अ मेटल. ठीक है, वो शाइन क्यों करते हैं? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है और मेटल में क्या प्रेजेंट होती है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है. ठीक है, उसी के अगर हम गोल्ड रहने दें तो उसके अलावा अगर हम अपने नॉर्मल हाउस होल्ड में यूटेंसिल्स की बात करें, जैसे हम अपने किचन की यूटेंसिल्स की बात करें या हम अपने मंदिर के यूटेंसिल्स की बात करें, तो जब हम उसे रब करते हैं, उसे अच्छे से वॉश करते हैं, तो वो शाइन करने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें एयर की प्रेजेंस में होने की वजह से ऑक्साइड सल्फाइड्स की जो लेयर लगी होती है, वो जैसे ही हम वॉश करते हैं वो लेयर हटती है, तो उसके अंदर से उनकी खुद की लेयर दिखती है हमें, जो कि शाइन करती है. तो मेटल्स हमारे क्या होते हैं? लस्ट्रस. और लस्ट्रस कहने का मतलब है कि उनमें क्या प्रेजेंट है? खुद की शाइन प्रेजेंट है. दे हैव देयर ओन शाइन. क्लियर? उनकी खुद की शाइन प्रेजेंट है. क्लियर? सेकेंड जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो है मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करें
ठीक है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं, वो हार्ड होते हैं, लेकिन अगर मैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करूं, ये 3 मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप अगर उन्हें नाइफ से भी कट करेंगे, जो चाकू हम अपने किचन में यूज करते हैं, अगर उस चाकू से भी आप उसे कट करेंगे तो वो चाकू से भी कट हो जाएंगे। दे आर दैट मच सॉफ्ट। ठीक है, दे कट इवन विद द नाइफ, cut even with knife. क्लियर? तो मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, दे आर जनरली हार्ड, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन हमारा क्या है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि हमारे नाइफ से भी कट हो जाते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? ये एक्सेप्शन ध्यान रखना। थर्ड, metals are generally malleable. Generally malleable. Now what is malleable? Malleable क्या होता है? Malleable का मतलब होता है अगर हम किसी चीज को हैमर से बीट करें, सो वो बीट होने के बाद थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज malleability. तो मेटल्स में वो प्रॉपर्टी होती है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉइल, जिसको हम फूड को रैप करने के लिए यूज करते हैं। सबने देखा है एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल एक कागज की तरह होता है तो एल्यूमिनियम एक मेटल है, ठीक है, उसको उतनी थिन शीट में कन्वर्ट किया है, दैट इज मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, व्हाट इज मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी बीटन इनटू thin sheets. Thin sheets. क्लियर? तो ये एबिलिटी हमारे मेटल्स में प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर मैलिएबल, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबल होने की एबिलिटी, दैट इज मैलिएबिलिटी। क्लियर? ठीक है, ओके। फोर्थ इज मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। मेटल्स हमारे क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मेटल्स हमारे क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। नाउ व्हाट इज डक्टाइल और डक्टिलिटी? दिस इज मैलिएबिलिटी, दिस इज डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टाइल क्या है? अगर हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज मैलिएबिलिटी, और अगर हम उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, जैसे हमारे हाउस में क्या है, जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, उसमें मेटल्स यूज होता है। वो वायर्स कितने पतले होते हैं? जो कि मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? डक्टिलिटी कहते हैं। क्लियर? अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, इफ यू हैव 1 ग्राम गोल्ड, तो 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आप इतना लंबा उसे लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा डक्टिलिटी होती है हमारे मेटल्स में। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट इज metals are generally good conductor of heat, good conductor of heat and possess high melting point, high melting point। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी हीट को अपने से आसानी से पास होने देते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मैं गैस में अगर किसी बर्तन को रखूंगी तो वो अपने से हीट पास होने देगा, और मैं स्विच में अगर किसी चीज को, अगर स्विच में किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को लगाऊंगी तो वो हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अपने से आसानी से हीट को पास होने देते हैं, एंड दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है।
ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि मेटल्स में कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, ठीक है, दैट इज सिल्वर, दैट इज सिल्वर। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कौन से मेटल से कंडक्ट होती है, तो दैट इज सिल्वर, फॉलोड बाय कॉपर, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। सेकंड बेस्ट इज कॉपर एंड थर्ड बेस्ट इज एल्यूमिनियम। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर सबसे अच्छा सिल्वर है तो हम सिल्वर के यूटेंसिल्स क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि सिल्वर काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग यूटेंसिल्स किसके बनाते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के। सिल्वर के बनाए जा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन ड्यू टू इट्स रेट, ड्यू टू इट्स एक्सपेंस, ठीक है, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा जिसको अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए सिल्वर के यूटेंसिल्स नहीं बनते। लेकिन सबसे अच्छा कंडक्शन कौन करेगा? सिल्वर। क्लियर? देन उसके बाद अगर हम लेड एंड मरकरी की बात करें तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, लेड एंड मरकरी दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आउट ऑफ विच दिस लेड और मरकरी दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड है मेरा वो क्या है? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेस्टेस्ट कौन सा है? सिल्वर। पुअरेस्ट कौन सा है? लेड। सेकंड बेस्ट कौन सा है? कॉपर। थर्ड बेस्ट एल्यूमिनियम, और सेकंड पुअर अगर हम लेंगे तो कौन सा आ जाएगा? मरकरी। क्लियर? अब ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग जो इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम, सीजियम एंड गैलियम, सीजियम एंड गैलियम, CsNga, ठीक है। ये 5 ऐसे मेटल्स हैं विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, लेकिन 5 ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है। इसमें भी ये जो 2 मेटल्स हैं दैट इज सीजियम एंड गैलियम, सीजियम और गैलियम, ये इन 2 मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर आप इसे अपने पाम में भी रखोगे ना तो भी ये मेल्ट हो जाएगा। आप अपने पाम में अगर इसे रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, आपके बॉडी टेम्परेचर से ही ये मेल्ट हो जाएगा। क्लियर? सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम, इन 5 मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, जिसमें से सीजियम और गैलियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि आप उसे अगर अपने पाम में रखोगे तो भी हमारा वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक्सेप्शंस मैं बता रही हूँ बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके MCQs भी आने हैं, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 6th, metals are generally good conductor of electricity. Metals are generally good conductor of electricity. Good conductor of heat तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है? good conductor of electricity भी है। क्लियर? ठीक है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्यों है वो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन अगर सबसे ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बता देती हूँ आपको, सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन, देन लेड, ठीक है। तो बेस्टेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है और पुअर हमारा कौन सा है? लेड है, ठीक है। लेकिन जो हमारे वायर्स यूज होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे बनते हैं वो किसके बनते हैं? हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम के। क्यों? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड हमारा क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो हुआ इनका सीरीज। अब वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्यों वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और जिस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। इसकी डिटेल आप लोग 11th-12th में पढ़ेंगे। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है दैट व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल की कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज होगी। क्लियर। जो ये मेटल्स होते हैं, जब ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं उन्हें फ्री करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स ने ही तो दिए हैं, ठीक है, कहीं बाहर से तो आए नहीं है, उसी मेटल के अंदर थे। तो उन मेटल से जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकले तो उनके अंदर क्या बचा, कैटायन बचा। फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर बचा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो अंदर क्या बचा, कैटायन बचा, पॉजिटिवली चार्ज आयन बचा। उस पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं, कर्नल। उस पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं, कर्नल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसी के अंदर लेकिन वो फ्री है मूव करने के लिए, उसको बाउंड करके नहीं रखा है। ठीक है, बाउंड करके नहीं रखा है। तो जो कैटायन है उसके अंदर, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट है उस मेटल के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है अपनी जगह पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो मेटल है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी वो हीट लेगा। हीट लेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो कर्नल्स हैं इनका वाइब्रेशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ना, मूवमेंट बढ़ गया है, तो वाइब्रेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे हैं उनकी मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ गया है, वाइब्रेशन बढ़ गया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो आसानी से मूवमेंट हो रहा था वो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सोच लो बेटा, अगर एक खाली आपका एक खाली रोड है, ठीक है, तो आप अगर वहां पे दौड़ोगे आप आसानी से दौड़ोगे, आप आसानी से रनिंग कर लोगे। लेकिन अब वहीं पे अगर बहुत सारी भीड़ आ जाए तो आप क्या उतनी स्पीड से वहां पे रनिंग कर सकते हो जितनी पहले कर रहे थे, नहीं। क्योंकि जब आप रनिंग करोगे तो सामने जो पर्सन आएगा उसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा। क्लियर, फिर डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, आपका जो कर्नल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। कर्नल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो हिंडर्ड होता है, वो रिस्ट्रिक्ट होता है, एंड इस वजह से आपका जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की वो डिक्रीज होती है। That's why the conductivity of metal decreases with increase in the temperature. Clear? Clear? ठीक है। So metals are good conductor of electricity. ये इसका सीक्वेंस हो गया जिसमें सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, लेड सबसे बेकार कंडक्टर है। और कंडक्टिविटी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। Clear? Next, 7th is metals are sonorous. Metals are sonorous. ठीक है, अब सोनोरस मतलब क्या है, सोनोरस कहने का मतलब है कि जब हम इन मेटल्स को या मेटल्स पे कोई हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे एक साउंड क्रिएट होगी। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे जो स्कूल की बेल्स होती थी। ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिकल बेल्स आ गई, अगर वो इलेक्ट्रिकल बेल्स हम हटा दें, आजकल भी हमारे विलेज एरियाज में वो बेल्स प्रेजेंट हैं, अगर उन बेल्स की बात करें तो हम हैमर से जब बीट करते हैं तो आपके पूरे स्कूल में वो साउंड सुनाई देती है, बिकॉज ऑफ मेटल। ठीक है, क्योंकि वो मेटल की बनी है और मेटल में सोनोरस की प्रॉपर्टी है, यानी जब वो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट
metals have high density. metals have high density. metals की जो डेंसिटी होती है हाई होती है. वाई? बिकॉज द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. जो मेटल्स में जो एटम्स होते हैं, एटम्स हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं, काफी क्लोज पैकिंग होती है मेटल्स में. तो इसी में जो एटम्स होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है. एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है. ठीक है, अगर इन तीनों को छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है. और डेंसिटी हाई होने का जो रीजन है वो क्या है कि मेटल्स में जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, उसको हाई डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आप दो ब्रदर सिस्टर हैं. ठीक है, आपको सेम बॉक्स दिया है. ठीक है, आपको सेम बॉक्स दिया है. एक को क्रिकेट बॉल दी है और दूसरे को फुटबॉल दिया है उस बॉक्स में फिल करने को. तो ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट बॉल ज्यादा भरी जाएगी. ठीक है, क्रिकेट बॉल ज्यादा भरी जाएगी और वो आपका क्लोजली पैक्ड होगी. ठीक है, क्रिकेट बॉल ज्यादा भरी जाएगी और वो क्लोजली पैक्ड होगी, लेकिन उतने क्लोजली फुटबॉल पैक नहीं होगा. ठीक है, उसमें स्पेस ज्यादा रहेगा. क्लियर? तो डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? क्रिकेट बॉल वाले में. क्लियर? तो जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि जो उनके एटम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लियर? ठीक है. 9th is metals have high tensile strength. high tensile strength. ठीक है, मेटल्स है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है टूटने से पहले वो कितना वेट बियर कर सकता है. वेट बियरिंग कैपेसिटी बिफोर ब्रेक. कोई भी चीज है वो टूटने से पहले कितना वेट बियर कर सकता है उसे उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं. और मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है. यही रीजन है कि आप रेलवे ट्रैक्स ले लो, बिल्डिंग्स ले लो, ब्रिजेस ले लो, ये सब में हम आयरन यूज करते हैं. आयरन इज अ मेटल और वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो उतना लोड सहन कर सकता है, उतना लोड बियर कर सकता है, उतना लोड उठा सकता है, फिर भी वो ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द लोड बियरिंग कैपेसिटी बिफोर ब्रेक. ठीक है, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो कि मेटल्स में काफी हाई होता है. ठीक है, जो कि मेटल्स में काफी हाई होता है. लास्ट 10th वन इज मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स आर जनरली हार्ड. सॉरी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, नॉट हार्ड. वो हार्ड तो हमने पढ़ लिया था ऊपर. मेटल्स आर जनरली सॉलिड. ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी. एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड. जो थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं, इसीलिए हम थर्मोमीटर में मर्करी यूज करते हैं क्योंकि वो लिक्विड होता है. ठीक है, तो सारे के सारे मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल्स को छोड़ के जो हमारा क्या है? मर्करी, जो कि हमारा क्या है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. क्लियर? तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, जिसके एक्सेप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए. क्लियर? और अगर आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की अच्छे से आ गई तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी. हम साइड बाय साइड यहीं पे पढ़ लेंगे और इसके साथ साथ ही पढ़ लेंगे. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो मेटल्स लश्रस होते हैं क्योंकि उनमें शाइनी सरफेस होती है. नॉन मेटल्स नॉन लश्रस होते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉन लश्रस. ठीक है, नॉन मेटल्स नॉन लश्रस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि क्या है मेरा? आयोडीन.
आयोडीन एक ऐसा मेटल है जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, शाइन प्रेजेंट होती है। आयोडीन में लस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेटल्स लस्ट्रस होते हैं बट नॉन मेटल्स मेरे नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल मतलब अगर आप मारोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं एक तो सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट और ब्रिटल, एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है। तो ये एक ऐसा नॉन मेटल है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सो एक नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है, जो कि काफी हार्ड होता है, जो हमने पढ़ा था, क्लियर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, क्लियर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। वो तो हमारे क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। आप अगर उसको थिन शीट्स या वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे हैमर से तो वो ब्रिटल यानी टूट जाएगा, ठीक है। तो दे आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल से हीट भी पास होती है, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है हमारे वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ, और बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर लिख सकते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहां पे भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन भी हम पढ़ चुके हैं, ग्रेफाइट। हमने पढ़ा था ग्रेफाइट में कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर की वजह से उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे कंडक्शन होता है। यहाँ पे भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो ग्रेफाइट में भी कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा कोई भी हमारा जो नॉन मेटल है उससे ना ही हीट कंडक्ट होती है और ना ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। ना ही हमारी हीट कंडक्ट होती है और ना ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्लियर ना। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मैंने कहा था हम इसके साथ साथ लेंगे, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होता है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। सो मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो होता है, एक्सेप्ट, यहां पे भी एक्सेप्ट आ जाएगा, बोरॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये जो बोरॉन, ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट दीज थ्री नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स है, तो मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एक्सेप्ट ये 5 जो थे, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या रहता है, लो रहता है नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, क्लियर, ठीक है, ओके। मेटल्स आर सोनोरस, सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन सोनोरस, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारे नॉन सोनोरस होते हैं, यानी आप उन्हें अगर
किसी हार्ड सरफेसेस ट्राई करोगे तो भी उनसे कोई स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि इनमें जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते। ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्लियर। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, यानी सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, लेकिन नॉन मेटल्स आपको सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे और गैस भी मिलेंगे। सो नॉन मेटल्स आर सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एंड गैस। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को समझ पाना उतना डिफिकल्ट नहीं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो समझाने वाला पॉइंट था वो मैं समझा चुकी हूँ। बाकी आप लोगों को जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। And in next video we will talk about the chemical properties of the metals.